अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 2 तारीख है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब रूह बसेहत हैं। उन्होंने एक्सरसाइज भी की है, उनके बच्चों से बात भी नहीं कराई गई है। वकला की उनसे मुलाकात हुई, जो इनिशियल मीटिंग इंप्रेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसके अलावा हामिद मीर साहब का वो कॉलम है जिसने तहलका मचा दिया और उसमें हामिद मीर साहब ताफुन ज़दा जमहूरी लाश के मजीद लाशें छुपाने के ऊपर बरस पड़े हैं, फट पड़े। वो तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज वजारत दाखिला ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने BBC को एक लेटर लिख दिया है और उसमें उन्हें यह बताया गया है कि जिम्मेदाराना सहाफत क्या होती है और उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और जो लाशों के ऊपर उन्होंने पॉइंटर्स लिखे हैं वो उनकी नज़र में दुरुस्त नहीं है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा आज इमरान खान साहब के ऊपर मुतादिद मुकदमात और डाल दिए गए हैं, कुछ केसेस की समाअत नहीं हो सकी है। इमरान खान साहब वकला से मजीद क्या बात कर चुके हैं और आज क्या कहने वाले हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, अगले व्लॉग में मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो मैं शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक कर लें, आपका और हमारा रब्ता वहां पर बहाल रहेगा। इससे पहले कि मैं हामिद मीर साहब जिस कॉलम के अंदर हुकूमत या सरकार के ऊपर, जिसे उन्होंने ताफुन ज़दा जमहूरी लाश डिक्लेयर किया है, उसके ऊपर बरस पड़े हैं, उसकी डिटेल शेयर करूं, मैं आपको इमरान खान साहब की ताज़ा तरीन जो सेहत के हवाले से अपडेट है बता देता हूं। वकील है फैसल मलिक साहब, इन्होंने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की है आपसे चंद लम्हे पहले। मेरे ख्याल में पहला व्लॉग होगा जिसमें डिस्कशन इमरान खान साहब की हो रही होगी। अभी ताज़ा तरीन उनकी पहली मुलाकात के बाद, यानी मेरे ख्याल में 26 नवंबर के बाद यह पहली मुलाकात थी। इमरान खान से आज हम मिले हैं, ये कहते हैं इमरान खान साहब से आज हम मिले हैं, वो वर्जिश करके आए, उन्हें पसीना आया हुआ था। ये जुमले हैं कोट एंड कोट फैसल मलिक साहब के। वो वर्जिश करके आए, उन्हें पसीना आया हुआ था। उन्होंने बताया मेरा टीवी और अखबार बिल्कुल बंद किया गया है, बच्चों के साथ बातचीत भी नहीं कराई जा रही, मजीद बात मैं आप लोगों से अपडेट लेकर करता हूं। ये फैसल मलिक साहब के ताज़ा पॉइंटर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब आ जाते हैं हामिद मीर साहब के कॉलम के ऊपर, वो मैं शेयर कर देता हूं। वो आप जरूर पहले उसको सुनिए कि उन्होंने पूरा स्केच क्या खींचा है। एक तरफ तो जो सरकार है उसने एक टास्क फोर्स कायम कर दी है कि जो प्रोपेगेशन हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। तो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल्स हैं जो बात कर रहे हैं। इसके अलावा तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया एक्ट में, मजीद तरामीम, ताकि इनको करार वाकई सजा दी जा सके। पीका एक्ट की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ जो सहाफ़ी हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। अब जो ये सहाफ़ी खुलकर बोल रहे हैं, इन्होंने सवाल तो करते रहना है, जाहिर है जो लिफाफा लेके बैठा है उससे तो कभी सवाल नहीं करना। इन्होंने जो कॉलम लिखा है वो मैं पॉइंट्स शेयर करता हूं आपके साथ। वो कहते हैं, कॉलम का नाम है सोगवाराने जमहूरियत, यानी जमहूरियत के मुतासरीन या सोगवारान जिनके कुछ गुजर चुके होते हैं उनकी बात करते हैं। कहते हैं 27 नवंबर की शाम 8 बजे के करीब एक वकील दोस्त का मैसेज मिला। उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी और बताया कि इस शख्स का नाम शफीक खान है। यह 26 नवंबर को जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में फायरिंग में शहीद हो गया था। यह कॉलम है हामिद मीर साहब का। उसकी डेड बॉडी पिम्स हॉस्पिटल में पड़ी है। शफीक का भाई अतीक डेड बॉडी लेने आया लेकिन उसे डेड बॉडी नहीं दी जा रही। वकील साहब ने पूछा कि क्या आप शफीक की कोई मदद कर सकते हैं। शफीक की तस्वीर देखकर मुझे ऐसा लगा कि यह वही शख्स है जो 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे के करीब जिना एवेन्यू पर चाइना चौक से आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के दौरान बार बार मुझे पानी की बोतल पकड़ाता था ताकि मैं पानी के छींटों से आंखों की जलन कम कर सकूं। मैंने एक साथी से राब्ता किया जो आसानी से पिम्स में दाखिल हो सकता था। उसको शफीक की तस्वीर भेजी और पूछा कि क्या इस शख्स की डेड बॉडी पिम्स में मौजूद है। उस नौजवान साथी ने थोड़ी देर में ही मुझे शफीक समेत 3 अफराद की डेड बॉडीज की वीडियो भिजवा दी और बताया कि इस शख्स का पूरा नाम शफीक खान लुंड है और यह डेरा गाजी खान से तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए आया था। साथी ने बताया कि हॉस्पिटल में डेड बॉडी तो मौजूद है लेकिन हॉस्पिटल का अमला डेड बॉडी की मौजूदगी से इनकारी है,
क्योंकि वजीर दाखिला, ये कोट अनकोट जुमले हैं हामिद मीर साहब के। वो कहते हैं क्योंकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दावा कर दिया है कि 26 नवंबर के क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जाँ बहक नहीं किया गया। हुकूमत के वज़रा एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को डी चौक से दुम दबाकर भागने के ताने दे रहे थे और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनों की लाशें छुपा रहे थे। यह हामिद मीर साहब बोल रहे हैं। फिर कहते हैं 27 नवंबर को पिम्स और पॉलीक्लिनिक ने बाकायदा बयान जारी किए और इन इत्तलात की तरदीद कर दी कि दोनों हॉस्पिटल्स में 26 नवंबर की फायरिंग से किसी मरने वाले की लाश मौजूद है। सितम ज़रीफी यह थी कि एक तरफ पिम्स की इंतजामिया से बयान जारी करवाया गया कि उनके पास कोई लाश नहीं है, दूसरी तरफ पिम्स की इंतजामिया ने मर्दान से तहरीक इंसाफ के कारकुन सदर अली का 26 नवंबर को रात 8:30 बजे डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। यह हामिद मीर साहब बोल रहे हैं, जिसमें मौत की वजह फायरिंग करार दी गई, गन शॉट करार दी गई। 26 नवंबर को पॉलीक्लिनिक ने भी एबटाबाद से तहरीक इंसाफ के कारकुन मुबीन औरंगजेब का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, जिसमें मौत की वजह गन शॉट लिखी गई। इसी हॉस्पिटल ने 26 नवंबर को मरी के अनीस शहजाद का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया, जिसके मुताबिक वो गन शॉट से मारा गया। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के इन तीनों कारकुनों के डेथ सर्टिफिकेट्स जारी करने वाले हॉस्पिटल्स ने 27 नवंबर को दावा किया कि उनके पास 26 नवंबर की फायरिंग के जख्मी तो आए, लेकिन किसी की मौत वाकई नहीं हुई। यह हामिद मीर साहब का कोट अनकोट कॉलम है, आगे सुनिएगा। वो कहते हैं रात 11 बजे के बाद शुरू होने वाले क्रैकडाउन में मारे गए, लेकिन उनके साथी लाशें उठाकर ले गए। शफीक खान लुंड की लाश पिम्स में मौजूद थी, लेकिन उसके भाई को कहा गया कि हमारे पास तो लाश है ही नहीं। जब उसने मिन्नत समाजत की और यकीन दिलाया कि वो भाई की लाश पर कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त नहीं देगा, तो 28 नवंबर को उसे कहा गया कि कल आना। 29 नवंबर को शफीक खान लुंड का जस्द खाकी अतीक के हवाले कर दिया गया और अगले दिन मरहूम को डेरा गाजी खान में दफन किया गया। यह मजलूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में कत्ल हुआ। यह हामिद मीर साहब के कोट अनकोट कॉलम के अंदर जुमले हैं, फिक्रे हैं। यह मजलूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में कत्ल हुआ। 3 दिन तक इसकी लाश को छुपाए रखने वाले ताकतवर लोग अंदर से इंतहाई खौफजदा थे। इसी खौफ के बायस एक साफी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके उनके ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया। उनका असल जुर्म भी यह था कि वो 26 नवंबर की फायरिंग में मरने वालों के मुतालिक तफसीलात इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें मनशियात इस्तेमाल करने और दहशत गर्दी के झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा सब सहाफियों के लिए पैगाम था कि 26 नवंबर को कत्ल होने वालों की लाशें तलाश मत करो। हामिद मीर साहब मतीउल्लाह जान अदालत के जरिए रिहा हो चुके, लेकिन उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ने तो बहुत चेहरों को बेनकाब कर दिया। एक तरफ राना सनाउल्लाह थे जिन्होंने इस झूठे मुकदमे की मजम्मत की, दूसरी तरफ कुछ वज़रा इस झूठ का दिफा करते रहे। इमरान खान के दौर में मोहसिन नकवी के टीवी चैनल पर पाबंदी लगी तो मतीउल्लाह जान ने हमारे साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में तकरीर की थी। जी इस्लामाबाद के हुक्म पर मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया गया, आईजी इस्लामाबाद, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तमाशा बनाने का बायस बना। मोहसिन नकवी हम सबको पैगाम देने में कामयाब रहे कि कल को हम पर भी ऐसे मुकदमे बनेंगे। हामिद मीर साहब कह रहे हैं हम सबको यह सोचना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद में एक सहाफी पर झूठ का शाहकार मुकदमा कायम हो सकता है, तो बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में सहाफियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। अगर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई जा सकती हैं, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या मुजालिम होते रहे होंगे और होते होंगे। यह हामिद मीर साहब कह रहे हैं। हुकूमती वज़रा का कहना है कि तहरीक इंसाफ एक इंतशारी टोला है जिसने इस्लामाबाद पर हमला किया। रेंजर्स के 3 एहलकारों की हलाकत का इल्जाम तहरीक इंसाफ पर लगाया गया है। इन 3 एहलकारों की मौत भी अफसोसनाक है। ताहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन तो गोलियों का शिकार हुए, लेकिन रेंजर्स वालों को गोलियां क्यों ना लगी। यकीनन मुजाहिरीन ने डंडे उठा रखे थे, उनके पास गुलेलें भी थीं, पथराव भी कर सकते थे, लेकिन मैंने किसी के पास आतिशी असला नहीं देखा। यह हामिद मीर साहब कहते हैं। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर बहुत से कैमरे नस्ब हैं। इन कैमरों को मुजाहिरीन के हाथों में बंदूकें क्यों नजर नहीं आई। जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 को की थी, वही गलती हुकूमत ने 26 नवंबर 2024 को कर दी। 9 मई वालों का एहतसाब मौजूदा हुकूमत कर रही है। 26 नवंबर 2024 का हिसाब आज नहीं तो गल जरूर होगा। 26 नवंबर के क्रैकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा रियासत दुश्मन कलअदम तंजीमों को हुआ है। सोशल मीडिया पर इन तंजीमों के बयानियों को पजीराई मिलने लगी है। हुक्मरान हमें स्टॉक मार्केट की तेजी खुश होने की तलकीन फरमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक मार्केट में तेजी से हुकूमत इतनी मुतमईन होती तो फिर इस्लामाबाद में लाशों को छुपाती और न एक सहाफी पर झूठा मुकदमा बनाती।
لاشیں چھپانے والی حکومت نے جمہوریت کو ایک زندہ لاش بنا دیا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جمہوریت کے نام پر آمریت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہمیں صرف سوگوارانہ جمہوریت نہیں بننا بلکہ اس جمہوریت کو مرنے سے بچانا ہے۔ جمہوریت نہ بچی تو پاکستان کا بچنا مشکل ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں کون؟ حامد میر صاحب کا کوٹ ان کوٹ کالم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں آگے آ جاتا ہوں، یہ ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تصویر ملاحظہ کیجئے۔ یہ تصویر آج انسداد دہشت گردی عدالت میں ان تمام کارکنان کو لائے جانے کی ہے۔ اول تو یہ کارکنان بھی نہیں ہے، اس کے اوپر ایمان مزاری کہتی ہیں کہ اسٹیٹ سپانسرڈ فیشزم ہے یہ۔ ان کے چہرے کے اوپر کپڑے رکھے ہوئے تھے، ان کے منہ ڈھانپے ہوئے تھے، ان کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھیں، لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا اور جج کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ میرا کہنا صرف اتنا یہ ہے کہ یہاں 25 کروڑ لوگ بستے ہیں، 25 کروڑ لوگوں کو ہتھکڑی لگا کے ان کے چہروں کے اوپر کالا کپڑا ڈال کر انہیں کہیں پر بھی پیش کر دیا جائے، اس سے کسی کے کالے کرتوت سفید نہیں ہوں گے۔ جو رہے گا وہ ہمیشہ وہی رہے گا۔ ابھی تھوڑی سی اور خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایک وزارت اطلاعات و نشریات نے بی بی سی کو خط لکھ دیا، اور بی بی سی کو خط جو لکھا گیا اس میں بہت سارے پوائنٹرز ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ responsible journalism plays an important role in ensuring accountability and transparency within institutions. The BBC must commit to be balanced reporting. ٹھیک ہے؟ Recognizing challenges confronted to maintain national stability. It is therefore urged that corrigendum may please be issued on the subject matter in line with responsible journalistic standards. یعنی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کو جرنلسٹک ایتھکس کا بھی بتایا کہ آپ لوگوں نے جو لاشوں کے اوپر بات کی ہے وہ ارسپانسبل جرنلزم تھا۔ اب دیکھتے ہیں بی بی سی اس کے اوپر کیا جواب دیتا ہے۔ تو وزارت اطلاعات و نشریات بی بی سی کو بھی لکھا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے عرفان صدیقی صاحب نے ایک عدد بین الاقوامی اخبار میں دی گارجین کو لکھا تھا انہوں نے، یا اکنامک ٹائمز کو لکھا تھا انہوں نے، جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو اس کا بھی کچھ نہ بن سکا۔ بہرحال یہ حالات ہیں۔ ابھی تک کی اپڈیٹ یہ ہے کہ سرکار نے ملک بھر میں 446 یوٹیلیٹی اسٹورز کو بند کر دیا۔ ایک ہمارے دوست تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کر رہے تھے کہ انہیں 3 گھنٹے لگے ایک ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ کرنے میں۔ انٹرنیٹ کی حالت یہ ہے، یوٹیلیٹی اسٹورز بند ہو رہے ہیں۔ ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ تحقیقات یہ ہونی چاہیے کہ غلط ہوا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ مسئلہ سارا یہاں پر اس بات کا آ رہا ہے کہ یہ سرکار کسی بھی طرح سے اپنے انداز سے چلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس وقت انٹرنیشنل پریشر جو ہے سرکار کے اوپر، انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر آپ کو لگتا ہے بی بی سی معافی مانگے گا؟ آپ کو لگتا ہے دی گارجین یا اکنامک ٹائمز معافی مانگے گا؟ میرے خیال میں یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ پاکستان کے یوٹیوبرز ہو سکتا ہے دب جائیں، یا پاکستان کے جو ورکرز انفلوئنشل سوشل میڈیا کے اوپر وہ دب جائیں، لیکن جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کر ڈالی ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہے کہ یہ ٹھیک کر سکیں۔ آج اڈیالہ جیل کے اندر کچھ سماعتیں بھی ہوئی ہیں۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو بھی اڈیالہ جیل پہنچایا گیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو جو آلریڈی اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے انہیں مزید 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جوڈیشل کر کے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ یہ تو ہمارا نظام ہے۔ اس کے بعد جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور 9 مئی جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس میں مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں، یہ کہا گیا مقدمہ متعلقہ عدالت کو بھجوایا جائے گا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وکلا صفائی کے دلائل۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم کی کارروائی آج 6ٹھی دفعہ ملتوی کی گئی ہے، اور سماعت 5 دسمبر کو ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اس کی سماعت کی ہے۔ یہ اوور آل امپریشنز ہیں جو آ رہے ہیں آج کی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کے متعدد فورمز کے اوپر۔ حامد میر صاحب نے ایک زبردست کالم لکھا ہے۔ بہرحال سینٹی پریویل ہونی چاہیے۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، سوال اٹھانے کا حق ہر معاشرے میں، خاص طور پر جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے، لیکن جس طرح حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کی آڑ میں آمریت ہے، اور یہ تعفن زدہ لاش ہے جس نے سوگوارانہ جمہوریت کو مزید سوگوار کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیسز بھی ہوں گے۔ اس دور کے اندر جس دور کے اندر امریکہ، آج صبح والے ولاگ میں نے بتایا کتنا بڑا مطالبہ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے، ادھر سے جو ایلان مسک ہے وہ چیزوں کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو لڑائی چل رہی ہے وہ کس چیز کے اوپر چل رہی ہے، اس کے اوپر بحث بندہ کرے تو کیا کرے۔ عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، حامد میر، ڈاکٹر شہباز گل، بہت سارے لوگ اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں، اور یہ مقبول جان صاحب یوٹیوب پر ایکٹیو ہیں لیکن باقی جگہوں کے اوپر خاموش ہیں۔ امید ہے بہت جلد بولنا شروع کر دیں گے۔ اگلا جو ولاگ ہوگا اس میں عمران خان صاحب جو تازہ ترین بات کریں گے میڈیا سے، خاص طور پر ثانیہ ڈی چوک کے اوپر، وہ شیئر کروں گا۔ انٹیکٹ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔